हेलो दोस्तों, चलिए आज आपको एक और नई कहानी सुनाते हैं। मेरी मालकिन तीर्थ यात्रा पर गई तो अपनी 14 साल की बेटी को मेरे पास छोड़ दिया। मैं भी भाग भाग कर उसके सारे काम करता। रात होती तो उसको अपने पास सुला लेता। मालकिन ने भी इजाज़त दे रखी थी। अगली रात हुई तो मुझे कुछ नरम नरम महसूस हुआ। मैं घबरा कर उठा तो मेरे होश ही उड़ गए। मालकिन की बेटी उस रात मेरी मालकिन तीर्थ यात्रा पर जा रही थी, इसलिए सुबह से ही मेरी जान आफत में आई हुई थी। बार बार मुझसे कहती, रोहन, मेरा पूरा घर तेरे हवाले है। जितना भरोसा मैं तुझ पर कर सकती हूँ, किसी और नौकर पर नहीं। मेरा नाम रोहन है। मेरी उम्र 20 साल थी, इसलिए मालकिन मुझे हर बात बता रही थी। कहने लगी, देखो रोहन, अपनी बेटी रागिनी को मैं घर पर ही छोड़कर जा रही हूँ और इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। तुम्हें तो पता है ना, उसे नींद में चलने की आदत है। मैं हाँ में सर हिलाने लगा। मालकिन, मुझे मालूम है। हालांकि मुझे क्या मालूम है, मुझे भी नहीं पता था। वह तो अपने कमरे में ही सोती थी। उम्र में लगभग 14 साल की थी, लेकिन जरा बावली किस्म की बेवकूफ़ और लाडली थी। वह मालकिन की इकलौती बेटी थी, इसलिए मालकिन उसे बड़े लाड़ प्यार से रखती थी। अभी तक वह गुड़ियों से ही खेलती थी। मैंने कहा, मालकिन, मैं इसका ख्याल रखूँगा। लेकिन इसके बाद जो बात मालकिन ने मुझसे की, मैं तो सुनकर हैरान ही रह गया था। वह कैसे मुझे से यह बात कह सकती थी। वह कहने लगी, रात को तुम मेरी बेटी रागनी के पास ही सोओगे, उसके कमरे में ही रहोगे। यह बात सुनकर तो मेरी पूरी आंखें हैरत से फैल गई थी। मेरा तो दिमाग ही सुनकर घूमने लगा था। मैं सोचने लगा कि मालकिन यह क्या कह रही है। मैंने कहा, मालकिन, मैं ये कैसे छोटी सी बच्ची के कमरे में सो सकता हूँ। आप सोचकर तो बात करें, यह ठीक नहीं है। वह कहने लगी, रोहन, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैंने जो कह दिया बस कह दिया। तुम रागिनी के कमरे में ही सोओगे और वहीं पर सोओगे। मुझे मालकिन की यह बात किसी तौर पर सही नहीं लग रही थी, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। लेकिन बहरहाल मैंने उन्हें बार बार इनकार नहीं कर सकता था। मैंने दिल में यह पक्का इरादा कर लिया था कि मैं रागिनी के कमरे में नहीं सोऊंगा। लेकिन मैं चाहकर भी उनकी बात को टाल नहीं सकता था। मेरी मालकिन एक विधवा औरत थी, लेकिन बहुत अमीर थी। मालकिन की बहुत सारी ज़मीन जायदाद भी थी, जहाँ से उन्हें खूब पैसा आता था। और एक ही बेटी थी उनकी, जिसे उन्होंने लाड़ प्यार से पाला था। जब मैं मालकिन के घर पर काम करने के लिए आया था, उस वक्त मालिक जिंदा थे। उन्होंने तो मालकिन को फूलों से भी ज़्यादा नाजुक समझ के रखा था। बहुत प्यार करते थे वो उन्हें। वह मालकिन से लव मैरिज कर उन्होंने मालकिन से लव मैरिज की थी। दोनों एक साथ बहुत ही खुश थे। रागिनी के पैदा होने के चंद महीने पहले ही मालिक का कार हादसे में देहांत हो गया। मालकिन तब से दीवानों जैसी बातें करने लगी थी। कभी कहती, वह अभी आ जाएंगे, मुझे छोड़कर यूं नहीं जा सकते। मैं उस वक्त सिर्फ 12 साल का था, लेकिन मालकिन की हालत देखकर फूट फूट कर रो रहा था, क्योंकि उनका रवैया शुरू से ही मेरे साथ बहुत अच्छा था। वह भी मेरा बड़ा ही ख्याल रखती थी, इसलिए मुझे उनका दुख देखा नहीं जाता था। रागिनी जब पैदा हुई तो पहले तो मालकिन बहुत रोई थी, मालिक को याद करके। लेकिन फिर उनका दिल रागिनी के साथ लग गया। जैसे जैसे रागिनी बढ़ रही थी, मालकिन मालिक को भुलाती भी जा रही थी, और वो सही भी था। मालिक के माँ बहुत बहुत चाहते मालिक के माँ बाप बहुत चाहते थे मालकिन को, चाहते थे कि मालकिन दूसरी शादी कर ले। लेकिन मालकिन ने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी कि नहीं, मुझे अपने पति से बहुत प्यार था और मैं अपना सारा जीवन अपने पति के नाम पर ही गुजार दूंगी। फिर वही हुआ, मालकिन ने पूरा घर संभाल लिया। 14 साल का वक्त गुजर गया था। मालकिन का सबसे वफादार नौकर मैं था। मालकिन मुझे बहुत ज़्यादा चाहती थी और अपने सारे जितनी भी उनकी बातें होती थी बताया करती थी। कारोबार की देखरेख में भी नमक का हिसाब चुकाया जाता था। मैं एक एक पाई का हिसाब मालकिन को देता था। इस साल हमारी मालकिन के माँ बाप तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, इसलिए मालकिन ने कहा कि मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती हूँ। यह सुनकर पहले तो रागिनी ने
हंगामा खड़ा कर दिया कि वह अकेले यहाँ नहीं रहेगी, क्योंकि वो भी साथ जाना चाहती थी। लेकिन मालकिन ने उसे मना कर दिया क्योंकि उसके फाइनल पेपर थे। इसलिए मालकिन कहने लगी कि मैं तुम्हारी पढ़ाई को ख़राब नहीं करना चाहती, तुम्हें पढ़ लिख कर कुछ बनना है। मैं नहीं चाहती कि कहीं घूमने की वजह से तुम्हारी पढ़ाई ख़राब हो, इसलिए तुम अगली बार मेरे साथ चली जाना। बड़ी मुश्किल से वह मानी थी, लेकिन जो कुछ मालकिन मुझसे कह रही थी वह बात मुझे सही नहीं लग रही थी, और मालकिन मुझे सब कुछ समझा बुझाकर तीर्थ यात्रा पर चली गई। और उनके जाते ही मैं सोफे पर बैठकर सुकून का लंबा गहरा सांस लेने लगा। फिर खाना बनाने वाले को बुलाया और अपने लिए बढ़िया सी चाय बनवाई। लेकिन मालकिन के होते हुए मैं कभी भी इस तरह से सोफे पर नहीं बैठता था। हालांकि उन्होंने मुझे कभी इनकार भी नहीं किया था, और ना ही वो मुझे किसी चीज़ के लिए रोकती टोकती थी। मैं जब चाहे जहाँ चाहे जा सकता था और बैठ सकता था। लेकिन मैं मालिक और नौकर का लिहाज हमेशा रखता था, और ये होना भी ज़रूरी था। लेकिन सोच रहा था कि मालकिन आ गई तो कुछ दिन मालिकों वाले ठाट में भी करके देख लूँ। मालकिन गई है तो कुछ दिन मालिकों वाले ठाट बाट मैं भी करके देख लूँ। मैंने सुकून की सांस लिया और मज़े से अपनी दोनों टांगे सामने शीशे की टेबल पर रख दी, रिमोट हाथ में लिया और टीवी का चैनल बदलने लगा। अभी मैं सोच ही रहा था कि कौन सा चैनल देखूं कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और रागनी हॉल में आई। जो उसने मेरी बैठने के तौर तरीके देखे तो माथे पर बल डालकर बोली, रोहन के बच्चे, तुम्हारी शिकायत तो मैं माँ के आते ही उन्हें लगाऊंगी कि कैसे उनकी कीमती टेबल पर तुम पाँव पसार कर बैठे थे। यह सुनते ही मैं हड़बड़ाकर बिल्कुल सीधा होकर बैठ गया। मैं बहुत डर गया था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी ये बात मालकिन तक पहुँचे। मैंने कहा, छोटी बेबी, ऊपर वाले के लिए मालकिन से मेरी शिकायत ना लगाना। मैंने फ़ौरन से टीवी बंद कर दिया और रिमोट साइड पर रख दिया। रागिनी माथे पर गुस्सा चढ़ाए आराम से आकर सोफे पर बैठ गई और रिमोट भी अपने हाथ में पकड़ लिया। वो कुछ बचकाना हरकत कर रही थी, और वो थी भी बच्ची। कहने लगी, माँ घर पर नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं समझना कि तुम लोगों को मैं सर पर चढ़ाऊँगी। जब तक माँ घर पर नहीं है इस घर में मालकिन मैं हूँ, इसलिए जो मैं कहूँ तुम लोग वही करो। मैंने सीने पर हाथ रखा और सर झुकाया। जी जी, क्यों नहीं छोटी मालकिन, जैसा आपका हुक्म। अंदर से मेरा जी तो जल के रह गया था। मेरी कभी भी मालकिन की बेटी से एक मिनट भी नहीं बनती थी। हर वक्त बचकाना हरकतें करती रहती और मैं उसकी हरकतों से परेशान हो जाता था। वह मुझे बाजार के कई बार चक्कर लगवाती थी। कहती थी कि तुम मेरे लिए ही सामान लाओ, ड्राइवर नहीं जाएगा, ना ही कोई दूसरा नौकर। मालकिन भी उसे कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि वह उनकी लाडली बेटी थी और मालकिन उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मुझे ये कहती थी, छोटी मालकिन कहती है वह कर दो। चाय का कप नौकर लेकर आया तो मुझे ऐसा खड़ा देखकर अजीब सी हंसी और मुझ पर हंसने लगी और कहने लगी, अभी तो बड़ा रौब जमा रहे थे, आ गए ना अपनी औकात पर। मैंने उसे घूर कर खा जाने वाली नज़रों से देखने लगा था। उसने चाय का कप टेबल पर रखा। जो चाय मैंने पीनी थी वह मज़े से रागनी पी रही थी। ऐसे ही पूरा दिन इधर उधर के कामों में ही गुजर गया। जैसे ही रात हुई मैं अपने क्वार्टर में जाने लगा सोने के लिए। मैं नहीं चाहता था कि मैं रागनी के कमरे में सोऊं। तभी रागनी कहने लगी, तुम कहाँ जा रहे हो रोहन? माँ ने कहा था ना कि तुम मेरे कमरे में सोओगे। यह सुनते ही मुझे मालकिन की बात याद आ गई, लेकिन मैं डर भी रहा था और मैं उस कमरे में जाना भी नहीं चाहता था। मैं हैरानी से रागनी की तरफ देखने लगा। मैंने कहा, छोटी मालकिन, मुझे अपने क्वार्टर के अलावा और कहीं नींद ही नहीं आती है, इसलिए मैं अपने क्वार्टर में ही सोऊंगा। घर में और भी नौकरानी हैं, आप उन्हें अपने साथ सुला लें। वह कहने लगी, माँ ने कहा था ना कि तुम ही सोओगे, तो मतलब तुम ही सोओगे। चलो सराफत से आओ मेरे कमरे में और कालीन पर जाकर लेट जाओ। मैं तो हैरान था कि वह किस तरह से जिद कर रही थी। मैं कमरे में तो आ गया, लेकिन मुझे अजीब सी बेचैनी सी शुरू हो गई थी। रागिनी बेड पर जाकर लेट गई थी। उसने लाइट ऑफ कर दी। कमरे में इस वक्त अंधेरा था और मेरा दिल बड़ी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो।
भले ही वह लड़की 14 साल की थी, लेकिन मैं तो 14 साल का नहीं था ना। मुझे किसी की एक बात याद आने लगी जो मैंने कहीं बार बार सुनी थी कि जहाँ एक मर्द और एक औरत हो तो वह तीसरा शैतान होता है। पता नहीं मालकिन ने मुझे ऐसा करने के लिए क्यों कहा कि मैं उनकी बेटी के कमरे में अकेला रहूं। उनको क्या चाहिए था कि वह नौकरा उनको कहना चाहिए था कि वह नौकरानी को रागनी के साथ सुलाए। कमरे में हल्की सी रोशनी भी थी। एक नज़र मेरी बेड पर लेटी रागनी पर पड़ी तो उसके चेहरे पर जाकर मेरी नज़र टेक गई। सोई हुई वह बहुत ही मासूम लग रही थी, बिल्कुल खुलकर सो रही थी। एकदम ही मैंने अपनी नज़र बदल ली, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं अपने जज्बातों पर काबू ना रख सकूं। अपनी आंखें मैंने ज़ोर से बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगा कि इससे पहले कि मुझ में कोई शैतान हावी हो, मैं सो जाऊं। ऊपर वाले का ध्यान करते करते न जाने कब मेरी आंख लग गई थी। घड़ी की तेज़ अलार्म बजने पर मेरी आंखें खुली। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा तो देखा रागिनी नींद में ही अपनी घड़ी का अलार्म बंद कर रही थी। मेरे सामने लगी घड़ी की तरफ देखा तो 6 बज रहे थे। मैं फ़ौरन से उठकर उसके कमरे से बाहर निकल गया। उसे स्कूल जाना था और उसका पेपर भी था। मालकिन ने कहा था कि ड्राइवर के साथ रागिनी को अकेला मत भेजना, इसलिए जब रागिनी तैयार होकर कमरे से बाहर आई, ड्राइवर के साथ जाकर मैं उसे स्कूल छोड़कर आया। उसके बाद मैं ज़मीनों का हिसाब किताब देखने लगा। कुछ हिसाब किताब की सारी जिम्मेदारी मेरी ही थी। मालकिन मुझ पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया करती थी। उन कामों में मैं ऐसा उलझा कि मुझे याद ही नहीं रहा कि रागिनी को तो वापस भी लेने जाना था। जब तक मैं ना जाता, ड्राइवर भी अंजलि को रागिनी को स्कूल से लेने नहीं जाता। और यह मालकिन का हुक्म था कि मैं अपने काम पर ऐसा लगा हुआ था कि मेरे दिमाग से ये बात बिल्कुल निकल चुकी थी। 1 बजे रागिनी की छुट्टी होनी थी और जब मेरे फ़ोन पर बेल बजने लगी और जब मैंने नंबर देखा तो मालकिन का था। मैं तो एकदम से घबरा गया कि मालकिन का फ़ोन कैसे आ गया। मैंने जल्दी से फ़ोन उठाया तो मालकिन मुझ पर भड़क उठी और बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगी। मुझे रागिनी की कॉल आई थी, वह अभी तक स्कूल में है, तुम उसे लेने नहीं गई क्या? यह सुनना था कि मेरा तो दिमाग ही घूम गया। मुझसे कोई जवाब ही नहीं बन पा रहा था। मैं तो बहुत ज़्यादा हड़बड़ाने लगा। मैं बिल्कुल भूल चुका था। मैंने कहा, मार्केट के काम, ज़मीनों के हिसाब किताब में मैं लगा हुआ था। मालकिन कहने लगी, जाओ जाकर उसे ले आओ। मैंने सारे खाते बंद कर दिए और घर से निकल गया। सामने ड्राइवर को मैंने गुस्से वाली नज़रों से देखा था। मैंने कहा, तुम मुझे बता नहीं सकते थे कि छोटी मालकिन की छुट्टी हो गई है? तो वो कहने लगा कि मैं क्यों बताऊं, मालकिन ने तो तुम्हें सब नौकर का सरदार बनाकर गई है। उन बातों का तुम खुद ख्याल रखो, ये हमारी ड्यूटी नहीं है। जब मालकिन तुम पर ही ज़्यादा भरोसा रखती है तो सारी बातों का ख्याल भी तुम्हें ही रखना होगा। ड्राइवर की बातों ने तो मुझे गुस्सा ही दिला दिया था। मालकिन क्या गई थी, सारे नौकर सर पर चढ़ गए थे, वरना उनके सामने तो सर झुकाए रखते थे। बहरहाल मैं जल्दी से ड्राइवर के साथ बैठ गया और जब स्कूल पहुंचा तो पूरा स्कूल खाली हो चुका था। एक भी बच्चा स्कूल में नहीं था। मैं तो अब और ज़्यादा घबरा गया था। सिर्फ रागिनी ही स्कूल में थी। यहाँ पर चौकीदार मुझे देखकर बोला, इतनी लेट क्यों आए हो? रागिनी गुस्से से लाल पीली होकर गाड़ी में बैठ गई। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी वो मेरा खून कर देगी। जितनी देर में मैं घर नहीं पहुंचा, वह मुझसे बस बातें ही सुनाती रही। कहने लगी, माँ को आने दो, तुम्हारे कान ना खिंचवाए तो फिर मुझसे कहना। मेरा कसूर था, इसलिए मैं चुपचाप उसकी सारी बातें सुनता रहा। हम लोग घर पहुँचे तो खाना बनाने वाले ने खाना तैयार नहीं किया हुआ था। नौकरानी ने भी घर की सफाई ठीक से नहीं की थी। सब के सब कामचोर से हो गए थे, बस अपनी ही बातों में बिजी थे। यह देखकर तो मेरा सर चकराने लगा था। मालकिन के बगैर तो पूरा घर ही अस्त व्यस्त हो गया था। कोई भी नौकर अपना काम समय पर नहीं कर रहा था। मैं उन्हें कुछ कहता तो सब कहते कि तुम भी हमारी तरह नौकर हो, ज़्यादा हमारे सर पर सवार मत हो। मैं तो मालकिन के बिना भूख लगाकर रह गया था। मैंने नौकरानी से ठीक से सफाई करने के लिए कहा। अपनी निगरानी में
पूरे घर को साफ सुथरा करवा दिया। रात को मैं थक चुका था। जब मैं रागिनी के कमरे में गया तो वह तेज़ आवाज़ में अपने स्कूल का होमवर्क याद कर रही थी। मैं हल्के से सोफे पर जाकर सो गया क्योंकि दिन भर का थका हुआ था। रात को मुझे लगा जैसे हॉल में कोई है और मेरे अलावा कोई और भी मौजूद है। किसी के कदमों की आहट मुझे सुनाई दी थी। मैंने आंखें खोलकर देखा तो मुझे लगा जैसे कोई आदमी रागिनी के कमरे के बाहर खड़ा हो और कमरे की खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। मैं एकदम से घबरा गया। मैंने तेज़ आवाज़ में कहा, कौन है वहाँ पर? तो फौरन से कोई किचन की तरफ भागता हुआ चला। मैं एकदम से उठा और किचन की तरफ भागा, लेकिन वहाँ किचन बिल्कुल खाली नजर आई। वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैंने जाकर लाइट चलाई। वहाँ मुझे कोई नहीं दिखा। एक दरवाज़ा किचन का बाहर की तरफ भी खुलता था। जब मैं वहाँ से देखा तो उसकी कुंडी खुली हुई थी। जब मैं वहीं से बाहर निकल कर आया तो बाहर भी बहुत सन्नाटा था। मैंने किचन के दरवाजे को अंदर की तरफ से कुंडी लगा दी और वापस हॉल में आकर लेट गया और यह सोचने लगा कि कौन आदमी था जो रात को इस वक्त अंदर आया था। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था। मैं सोच रहा था कि मालकिन को क्या जवाब दूंगा। मालकिन तो पूरा घर मुझ पर छोड़कर गई थी। ना जाने मुझे क्या लगा, मैं रागिनी के कमरे में चला गया। वह बेड पर सोई हुई थी। मैं जाकर कालीन पर लेट गया। रात को जैसे ही कुत्ते के भौंकने की आवाज़ें आने लगी तो रागिनी शायद नींद में डर रही थी और कहने लगी कि मुझे डर लग रहा है, यह कुत्ते मुझे खा जाएंगे। माँ, मेरा हाथ पकड़ लो। वह बेड पर अपना हाथ मार रही थी। वो बहुत गहरी नींद में थी और ना शायद नींद में ही मालकिन को ढूंढ भी रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था ऐसे मौके पर मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपने बिस्तर से उठा और अपना हाथ रागिनी के हाथों में दे दिया। मैं बहुत घबरा भी रहा था। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर से वो गहरी नींद में सो गई। काफ़ी देर मैं खड़ा इंतज़ार करता रहा कि वह कब गहरी नींद में सो जाए और मैं अपना हाथ उससे छुड़ा दूँ। जब वह गहरी नींद में सो गई तो मैंने धीरे से अपना हाथ उसके हाथ से अलग किया और दोबारा कालीन पर जाकर लेट गया। उसके बाद मैं रागिनी के कमरे में ही सोने लगा था। एक नौकर ने दूध की खीर बनाई तो वह कहने लगा कि तुम भी खा लो। खीर खाने से तुम्हें भी सुकून की नींद आ जाएगी। पहले तो मैं हैरानी से उसे देखने लगा कि आखिर ये मेरे लिए खीर किस लिए बना कर लाया है। फिर मैंने कुछ सोचते हुए खीर खा ली और रात को रागिनी के कमरे में चला गया। उस रात वाकई मुझे बहुत गहरी नींद आई थी। मैं जो सोया था, सुबह ही मेरी आँख खुली। तब मैंने देखा कि बेड खाली था। उस वक्त सुबह के 5 बज रहे थे। इस वक्त तो वह नहीं जागती थी और वैसे भी आज रविवार का दिन था, छुट्टी थी। मैं कमरे से बाहर आया तो वह वहाँ पर भी नहीं थी। मैं तो एकदम से घबरा गया था। मैंने उसे पूरे घर में देखा, मुझे कहीं नज़र ही नहीं आई। अब तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकलने लगी थी। मेरा दिल तो घबरा रहा था। मैंने तमाम लोगों को शोर मचा के जगाया। सभी उसे ढूंढने लगे, लेकिन वह पूरे घर में कहीं भी नहीं थी। मेरा तो वह हाल था कि काटो तो खून और न निकले तो रंग। पीला मेरा पड़ चुका था। मालकिन उसे मेरे भरोसे पर छोड़कर गई थी। मैं कैसे रात को गहरी नींद सो गया। मुझे पता चला कि खाना बनाने वाला बावर्ची भी वहाँ से गायब था। अब तो मुझे उस पर शक होने लगा और फिर मेरे ख्याल में आने लगा कि कुछ दिन पहले मैंने एक आदमी को रागिनी के कमरे से बाहर जाते देखा था। वह भागते हुए किचन में भी गया था। शायद वह बावर्ची ही था। मैंने फ़ौरन से मालकिन को फ़ोन किया और सारी बात उनके कानों में डाल दी। मैं इसका पता जानता था। मालकिन ने कहा कि तुम बावर्ची के घर पहुंचकर उसका पीछा करो और मैं पुलिस को फ़ोन कर देती हूँ। मालकिन बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। मैं भागकर बावर्ची के घर गया तो मालूम हुआ कि उसके बीवी बच्चे हैं, वह तो घर पर आया ही नहीं है। फिर मुझे मोहल्ले वालों से पता लगा कि वह सुबह सुबह बावर्ची रागिनी के मुंह पर हाथ रखकर उसे गाड़ी में बिठाकर कहीं ले जा रहा था। अब तो जैसे मैं बहुत ज़्यादा ही घबरा गया था। उस वक्त पुलिस भी हमारे बंगले के करीब आ चुकी थी और सारी छानबीन के बाद बंगले के बाहर लगे कैमरे की मदद से हमें गाड़ी का नंबर भी मिल गया था और उसमें साफ नज़र आ रहा था कि बावर्ची
रागनी के ऊपर हाथ रखकर जबरदस्ती से गाड़ी में बैठा रहा था। गाड़ी का नंबर ट्रेस हो चुका था। मैं भी पुलिस वालों के साथ गया था। जैसे ही गाड़ी तक पहुँचे, वह सुनसान जगह पर खड़ी थी। मुझे याद आने लगा कि एक बार बावर्ची मुझे एक ऐसी जगह पर लाया था जहाँ उसके कुछ दोस्त रहा करते थे। मैं भागता हुआ उस तरफ जाने लगा। मुझे शक हो गया था कि शायद रागनी वहीं पर है जहाँ उसके दोस्त रहते थे। मैं उस घर में पहले भी जा चुका था। मैंने दरवाजे पर जोरदार लात मारी तो दरवाज़ा खुल गया। सामने वह बावर्ची और 2 मर्द मौजूद थे। उन्होंने रागनी को रस्सी से बांधकर एक कुर्सी पर बैठा रखा था और वह बहुत रो रही थी। यह देखकर तो मेरा खून खौल उठा। मैंने तीनों की पिटाई शुरू कर दी और उनको इतना मारा कि उनको अधमरी हालत में कर दिया। और इतनी ही देर में पुलिस भी वहाँ पहुँच गई। उनको पकड़कर उन्होंने जेल में डाल दिया और रागनी रोते रोते मेरे गले लग गई। वह बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मैंने कहा कि तुम परेशान ना हो, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। चंद दिनों में मालकिन भी वापस आ गई थी। मालकिन रागनी को गले लगाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और मुझसे कहने लगी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा था कि तुम मेरी बेटी की हिफाजत करोगे। मैंने कहा कि मैं हमेशा रागनी को अपनी छोटी बहन की तरह ही समझता हूँ और जब तक मैं ज़िंदा हूँ आप बेफिक्र रहें। ना तो मैं आपकी तरफ कोई आंख उठा के देख सकता है और ना ही रागनी की तरफ। यह सुनकर मालकिन खुश हो गई। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली कहानी में एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना से आप ख्याल रखें। और आज थोड़ा सा मेरा गला ख़राब था तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। मैं बहुत जगह अटक भी गई और मेरी कहानी भी आज कुछ एक्चुअली एडिटिंग में जो है ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे फिर से एक नई कहानी में। प्लीज़ अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पर आए हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय।